Hello, everyone, and welcome back to the channel. So, guys, in this series, we are covering all the previous year questions. Well, I mean, we have covered all the previous year questions up till the previous session. अब तक हमने 2014 से लेके और 2023 तक के सारे PYQs कवर किए एंड आई होप उन सेशंस ने आपको हेल्प किया होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपकी जो परसेप्शन स्किल्स हैं जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में बहुत मदद मिली होगी तो आई होप दैट वाज यूजफुल फॉर यू। तो अब आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस पैसेजेस जिसमें हम रैंडम पैसेजेस उठाएंगे नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर ईयर बट कहीं से भी जो मुझे अच्छे लगेंगे जो मुझे लगेंगे कि यूज़फुल हो सकते हैं और जो आज से पहले आपने नहीं किए हुए तो वो पैसेजेस को आज से हम कवर करना शुरू करेंगे एंड अप टिल योर एग्जाम विल keep on continuing like this. ठीक है तो guys, don't forget to like the session, don't forget to subscribe to the channel if you're new here, and if you want the PDF of these sessions you can join our Telegram channel, the link for which has been given in the description of the video. So this is part 1 for your practice passages. तो शुरू करते हैं guys, but before we go any further I have a comprehensive guidebook available with me which is absolutely free of cost. Zero cost पे आपको ये comprehensive guidebook मिल सकती है। आपको इस गाइड बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ इस गाइड बुक में सब कुछ दिया हुआ है आपके सभी सिलेबस के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, रेंजिंग फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रैटेजी टू सोर्सेज, व्हाट यू नीड टू डू to prepare for these subjects in your CSAT exam. So go download this book and get benefited from it. तो चलो गाइज आज का सेशन शुरू करते हैं बट बिफोर वी स्टार्ट आज एक हमें होमवर्क पैसेज ज़रूर करना होता है जो मैंने पिछली बार आपको दिया था। तो इसमें हमें ये ढूंढना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द सॉल्यूशंस दैट आर इम्प्लाइड बाय द पैसेज कि क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। तो रिगार्डिंग द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स के सेविंग जो है हाउस होल्ड सेविंग मतलब घर की जो सेविंग्स होती हैं, परिवार में जो घर में सेविंग्स करते हैं लोग, उसको फाइनेंशियलाइज करने के क्या सॉल्यूशंस उसने बताए हैं तो वो हमें ढूंढने। तो पैसेज पढ़ते हैं पहले गाइस। हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज़ यूनिक कि घर का जो फाइनेंस है इंडिया का वो बड़ा यूनिक है, मतलब वैसे दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। वी हैव अ टेंडेंसी टू इन्वेस्ट हेविली इन फिजिकल एसेट्स। हम फिजिकल एसेट्स सच एज गोल्ड एंड प्रॉपर्टी, इंडिया में क्या ट्रेंड है कि अब आप सबने भी घर में देखा होगा कि यार पैसे हैं तो किस में इन्वेस्ट करो, या तो प्रॉपर्टी खरीद लो या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि माना जाता है कि इन चीज़ों की वैल्यू हमेशा सेफली बढ़ती रहती है। राइट, दैट इज द परसेप्शन। तो वो क्या कह रहे हैं कि हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज यूनिक। वी हैव अ टेंडेंसी टू इन्वेस्ट हेविली इन फिजिकल एसेट्स सच एज गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। स्टेप्स टू इंकरेज द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स आर क्रिटिकल कि भैया ये जो सेविंग्स है ना इसको फाइनेंशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ गोल्ड और प्रॉपर्टी में नहीं कि एक जगह रख के उसको बैठ जाओ, उसको फाइनेंशियलाइज करो, अलग अलग जगह पे उसको इन्वेस्ट करो ताकि आपके पैसे ग्रो कर पाए। अ पॉपुलेस, ठीक है, अकस्टम टू ट्रेडिशनल प्रोसेसेस विल नॉट से, पॉपुलेस मतलब जनसंख्या जो है, जो पुराने ट्रेडिशनल प्रोसेसेस हैं गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वो सिंपली एकदम से चेंज नहीं करेंगे अपने आप को कि आज मैं बोलूँ कि हाँ यार अपना पैसा निकालो बाहर सेविंग्स को और कहीं उसको फाइनेंशियलाइज करो, मतलब मार्केट में लगाओ, शेयर्स में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो या और सिप्स में लगाओ, एसआईपी में लगाओ या म्यूचुअल फंड्स में लगाओ। लोग करते नहीं है ऐसा, ठीक है, यूजुअली। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे सेफ है। तो वो वही कह रहे हैं कि एक पॉपुलेस जो ट्रेडिशनल प्रोसेसेस में जो अकस्टम्ड है विल नॉट सिंपली जंप इनटू फाइनेंशियलाइजेशन, वो एकदम से जंप नहीं करेगी। हर्डल्स टू चेंज इंक्लूड ऑनरस ब्यूरोक्रेसी। अब उसमें रुकावटें क्या हैं, हर्डल्स क्या हैं? ऑनरस ब्यूरोक्रेसी मतलब जो नौकरशाही है, मतलब उनके सिस्टम्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। राइट, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। स्केप्टिसिज्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग के टुवर्ड्स स्केप्टिसिज्म होना, लोगों के मन में वहम बिठा दिया जाता है कि भाई बैंक तो प्रॉफिट लेते हैं, बैंक तो पैसा खाते हैं, पैसे चुरा लेते हैं, बैंक में सेफ नहीं है पैसे। तो इस तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ स्केप्टिसिज्म। अ लैक ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द myriad सर्विसेज एंड प्रोवाइडर्स इज बेस्ट फॉर ईच फैमिली, कि ये नॉलेज ना होना कि कौन से सर्विसेज एक फैमिली पर्टिकुलर फैमिली के लिए सबसे अच्छी होंगी एंड हाउ
एंड इवन इफ अगर कोई कर भी सकता है तो हाउ वन कैन मेक द ट्रांजिशन बिटवीन दम इफ नेसेसरी, कि कैसे ट्रांजिट करें, मतलब ट्रांजिशन कैसे करें, ठीक है, प्रॉपर्टी और गोल्ड में से पैसा निकाल के अब हम फाइनेंशियलाइज करें अपने पैसे को, तो वो ट्रांजिशन कैसे करें, बेस्ट सोर्सेज के सर्विसेज क्या हैं, उनके बारे में नॉलेज ना होना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के टुवर्ड्स स्केप्टिसिज्म होना और ब्यूरोक्रेसी, ये कुछ रीजंस हैं जब जिसकी वजह से लोग ये काम, मतलब फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ देयर सेविंग्स नहीं कर पाते। तो उसने सॉल्यूशंस पूछे हैं, क्या है, अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट इज नीडेड टू डेवलप सॉल्यूशंस। एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है यार, लोगों को सोच समझ उनकी बदलनी है तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, वो फिक्स नहीं रह सकते कि भैया ये रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो जो उसने बोला ना ऑनरस ब्यूरोक्रेसी, तो वो उसका सॉल्यूशन है फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, तो ये ठीक है। हाउस होल्ड्स नीड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस, ये देखो उसने लास्ट में बोला था कि अबाउट विच ऑफ द मायरिड सर्विसेज एंड प्रोवाइडर्स इज बेस्ट फॉर ईच फैमिली, मतलब हर फैमिली, अलग अलग फैमिली के लिए क्या सॉल्यूशंस उसके ज़रूरी हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो हाउस होल्ड्स नीड्स कस्टमाइज सॉल्यूशंस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड, इनोवेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, उसने बोला नए तरीके लाने पड़ेंगे क्योंकि पुराने तरीकों से तो फाइनेंशियलाइजेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्केप्टिसिज्म है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के टुवर्ड्स। तो आई थिंक ये तीनों ही सॉल्यूशंस मुझे ठीक लग रहे हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, ऑल द थ्री सॉल्यूशंस आर एप्टली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो ऑप्शन डी वॉज द राइट आंसर फॉर मी, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो तीनों ही ऑप्शन सही थे वहां पे। चलो गाइज, आज से अब अपने हम प्रैक्टिस पैसेजेस शुरू करते हैं, जिनसे हम देखेंगे कि कैसे पैसेजेस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट हैज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड इन रिसेंट ईयर्स, क्या अचीव किया है हमें ये ढूंढना है। तो पैसेज पढ़ते हैं पहले। अब इन पैसेज पे दो दो क्वेश्चन करेंगे गाइज, हर पैसेज पे दो दो क्वेश्चन होंगे और हम मतलब वो लेवल 2 वाले पैसेजेस आएंगे। तो इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। The Indian Space Research Organization has successfully launched numerous satellites for communication, navigation, and scientific research. These achievements have not only enhanced India's space capabilities but also brought international recognition. कि अभी आपने चंद्रयान पढ़ा होगा तो इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज ही नहीं बढ़ी हैं, सिर्फ इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिला है जब इंडिया ने रिसेंटली, इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो क्या अचीव किया है इसरो ने, लॉन्चिंग सैटेलाइट्स फॉर मिलिट्री पर्पसेस, नो नॉट फॉर मिलिट्री, launching satellites for scientific research and communication, yes. Establishing human colonies on other planets, no. Conducting space tourism missions. स्पेस टूरिज्म नहीं, टूरिज्म की भी बात नहीं हो रही, तो आई थिंक द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉन्चिंग सैटेलाइट्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कम्युनिकेशन। ये देखो दिया हुआ, साइंटिफिक रिसर्च एंड कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करना, तो ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर हियर। और एक और पैसेज है, व्हाट हैज़ बीन वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसी पे ही एक और क्वेश्चन है कि इंडिया के आउटकम क्या रहा है इंडिया की प्रोग्रेस का इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो एक स्पेस कैपेबिलिटीज ही नहीं बढ़ी, लास्ट लाइन में दिया था उसने, दीज अचीवमेंट्स हैव नॉट ओनली एनहांस्ड इंडियाज स्पेस कैपेबिलिटीज बट आल्सो ब्रॉट इंटरनेशनल रिकग्निशन। तो क्या आउटकम्स हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन का, डिक्रीज इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नो, डिक्लाइन इन इंडिया स्पेस कैपेबिलिटीज, नो, इंक्रीज इंटरनेशनल रिकग्निशन, यस, a reduction in funding for ISRO, no. I think clearly ये तो दोनों ही factual questions थे कि increased international recognition is the राइट आंसर, कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिकग्निशन भी इंडिया को मिला है, दुनिया भर के लोग मानने लगे हैं कि इंडिया के पास एक अच्छा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छे स्पेस मिशंस लॉन्च करता है, तो दैट इज रिकग्निशन। सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर। चलो गाइस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। what are some of the signs of Earth's changing climate mentioned in the passage, कि क्या साइंस हैं अर्थ के चेंजिंग क्लाइमेट के जो पैसेज में मेंशन है। तो देखते हैं गाइस, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल क्राइसिस। तो क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल क्राइसिस दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन, जिसको अभी इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। राइजिंग टेम्परेचर्स, बढ़ते हुए टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को देखते हुए, मेल्टिंग आइस कैप्स आर ऑल द साइंस ऑफ अर्थ्स चेंजिंग क्लाइमेट। यस, ये देखो, ये इसने तीन यही पूछा है, एक तो बढ़ते हुए टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और मेल्टिंग आइस कैप्स आर ऑल साइंस ऑफ अर्थ चेंजिंग क्लाइमेट। It is crucial for nations to come together and implement measures to mitigate the effects of climate change and reduce greenhouse gases emissions. तो अब ये देशों के लिए ज़रूरी हो चुका है कि एक साथ में आएं और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्लान जो है उनको अफेक्ट में लाएं और ग्रीन हाउस GHG गैसेज उनको एमिशन को उनको कम करें।
तो what are the signs of earth changing climates? Decreasing temperature and stable weather patterns? No. Rising temperatures, extreme weather events and melting ice caps? Yes. Predictable seasonal changes and stable sea levels? No. Increased rainfall and cooler summers? nahi, nowhere mentioned. So clearly option B was the right answer. Rising temperatures, extreme weather events and melting ice caps are the signs of earth's changing climate, जो उसने पैसेज में clearly mention किया है. देखो, melting ice caps, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और राइजिंग टेम्परेचर, तीनों चीजें क्लियरली मेंशन्ड है. तो ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर. और एक और क्वेश्चन है इस पे ही. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज इट क्रूशियल फॉर नेशंस टू टेक एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज? क्यों जरूरी है देशों के लिए क्लाइमेट चेंज पे एक्शन लेना? तो उसने क्या बोला था? इट इज क्रूशियल फॉर नेशंस टू कम टुगेदर एंड इम्प्लीमेंट मेजर्स टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन. तो उसने क्यों जरूरी है पूछा? टू encourage more extreme weather events? No. To maintain stable temperatures, to reduce greenhouse gas emissions, to increase ice cap melting. I think clearly mentioned है कि they have to implement measures to mitigate the effects of climate change and reduce greenhouse gas emissions. So to maintain stable temperatures, को maintain करना. Okay, एक second. Why is it crucial for nations to take action on climate change? To increase ice cap melting? नहीं. To encourage more extreme weather events? नहीं. To maintain stable temperatures या to reduce greenhouse gas emission? अब देखो, crucial क्यों है? It is crucial for nations to come together and implement measures to mitigate the effects of climate change and reduce greenhouse gas emissions. ये दोनों उसने बोला है कि ये करने पड़ेंगे, लेकिन क्यों करने पड़ेंगे? टू मेंटेन, आई थिंक नॉट सी, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी ऑप्शन बी हेयर. कि देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज इट क्रूशियल, क्यों जरूरी है कि देशों को साथ में आना है, क्लाइमेट चेंज पे एक्शन लेना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए नहीं करना है. ये तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके रीजन क्या है? टू मेंटेन स्टेबल टेम्परेचर्स. क्योंकि देखो, बढ़ते टेम्परेचर से ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और आइस कैप मेल्टिंग आइस कैप्स भी टेम्परेचर की वजह से ही हो रही है. तो द बिगर एक्शन इज क्लाइमेट चेंज. तो बेसिकली टू मेंटेन स्टेबल टेम्परेचर्स. तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, कि किस लिए करना है, उसने रीजन पूछा कि क्यों जरूरी है. क्योंकि टेम्परेचर्स को स्टेबल करना है. टू मेंटेन स्टेबल टेम्परेचर्स, तभी है हम एक्सट्रीम इवेंट्स और मेल्टिंग आइस कैप रोक पाएंगे. तो ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू मी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं गाइस, थर्ड पैसेज देखते हैं. तो व्हाट आर सम ऑफ द एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद एआई? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है कुछ, कि उसने बोला एथिकल कंसर्न्स क्या हैं एआई के साथ. तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना होता है, इस ऑप्शन नहीं देखने, नहीं तो फिर बायस आ जाता है. फिर अपने सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, और फिर अपने पैसेज को पढ़ना होता है. तो आप पढ़ते हैं, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज वेरियस इंडस्ट्रीज. कि एआई के पास पोटेंशियल है क्या? टू रेवोल्यूशनाइज वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस. मतलब एआई हर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है. इट हैज द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम हेल्थ केयर टू finance. However, there are ethical concerns surrounding AI, such as job displacement and the potential misuse of AI technology. उसने बोला कि कुछ ethical concern भी है कि भाई अगर जॉब ही नहीं बचेंगे तो फिर काम क्या करेंगे लोग, और potential misuse of AI, उसका misuse भी हो सकता है. It is essential for policy makers to strike a balance between harnessing AI's potential and addressing these ethical concerns. के balance होना जरूरी है, policy makers को ये ध्यान रखना पड़ेगा. So what are the ethical concerns? Job displacement and overuse of AI in healthcare? Not particularly healthcare, but in general. Increased job opportunities and financial growth? ये ethical concern है? No. The potential misuse of AI technology? Yes. Lack of public interest in AI development? No. Ethical concerns such as job displacement and overuse of AI in healthcare नहीं है guys. इन जनरल बात कर रहा है वो, तो इन जनरल द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज, ये क्लियर आंसर है यहाँ पे. जॉब डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन ओवर यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, सिर्फ हेल्थ केयर में जॉब डिस्प्लेसमेंट नहीं, या ओवर यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर नहीं, एआई का गलत इस्तेमाल होना, नॉट ओवर यूज बट पोटेंशियली मिस यूज, जिसको वो बोल रहा है. इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये तो उल्टा है. लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी नहीं है. द पोटेंशियल मिस यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज इज द राइट आंसर. ठीक है, क्यों उसके एथिकल कंसर्न्स, जॉब डिस्प्लेसमेंट भी बोला है उसने, लेकिन सिर्फ हेल्थ केयर में नहीं बोला. ये हेल्थ केयर की वजह से ऑप्शन थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, बट उसने ब्रॉडली जो बोला था वो क्या था कि पोटेंशियल मिस यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज इज एन एथिकल कंसर्न. ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द की मैसेज कन्वेड इन द पैसेज रिगार्डिंग पॉलिसी मेकर्स एंड एआई. एआई और पॉलिसी मेकर्स के लिए रिगार्डिंग क्या मैसेज दिया गया है. तो इट इज एसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस. ये था ना, तो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था. तो पॉलिसी मेकर्स शुड अवॉइड रेगुलेटिंग AI development नहीं. Policy makers should focus solely on harnessing AI potential. No. Policy makers should address ethical concerns while utilizing AI potential. Yes. Policy makers should prioritize job displacement over AI. No. The right answer is policy makers should address ethical concerns while utilizing AI's potential. के AI potential को address करते हुए ethical concerns को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए उनको पॉलिसी बनानी पड़ेंगी. तो दैट इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर. तो गाइज अब हम ऐसे प्रैक्टिस रैंडम प्रैक्टिस पैसेजेस किया करेंगे इन सेशंस में. एक और सेशन में कल भी लेके आऊंगा. सो डू ज्वाइन दैट सेशन. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन. और आज मैं आपके लिए होमवर्क पैसेज भी लेके आया हूँ. सो दिस इज योर होमवर्क पैसेज. मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. आपको ढूंढना क्या है और आपको मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताने हैं. राइट. सो व्हाट वर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. कॉन्सिक्वेंसेज हमें ढूंढने हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के. तो क्या है पैसेज में. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द 18th and 19th centuries brought about significant changes in society. It led to the mechanization of the production processes, urbanization, and the growth of factory based industries. While it brought economic prosperity to many, it also led to social inequalities and labor exploitation. तो उसने पूछा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. अब आपके ऑप्शन है. अ डिक्लाइन इन अर्बनाइजेशन एंड रिड्यूस्ड फैक्ट्री ग्रोथ, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन, सोशल इनइक्वालिटीज एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, या इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिक्रीज ट्रेड. आपको मुझे सही आंसर बताना है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ऑप्शन जो है वो मेंशन करना, ए बी सी या डी. एंड डू लेट मी नो कि ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं गाइस. आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. यू शुड शेयर योर इनपुट्स विद अस. हम क्या इसमें चेंजेस ला सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या क्या आपको ज़रूरत है. अगर आपकी कोई पर्सनल ज़रूरत है, पर्सनल नीड है, या आपकी कोई इनपुट है, तो डू शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो. एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. राइट गाइज. तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. और अगर आप अपनी सीसेट की प्रिपरेशंस बिल्कुल स्मूथ लाइन और स्ट्रीम लाइन करना चाहते हैं, राइट, तो यू कैन ज्वाइन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें आपको डे 1 पे सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ हर चैप्टर के आपको मिलते हैं. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाते हैं. फिर वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं आपके, जिसमें आपको फैकल्टी मेंबर्स से आप अपने डाउट पूछ सकते हो. और लाइव रिवीजन क्लासेस हैं, जिसमें आपको फैकल्टी मेंबर्स लाइव पढ़ाते हैं इसी CSAT के लिए. तो you can join our course. The link for this course has been given in the description of the video, and there's a special discount going on. So go check out the link and get benefited if you are preparing for CSAT, or if you are getting ready to prepare for CSAT in the near future. So come join us and get benefited from our course. तो ये था गाइज आज का सेशन. आई विल सी यू अगेन टुमारो. मेहनत करते रहो गाइज. एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट फ्लेक्सिंग योर मसल्स एंड कीप गेट इन टू द हैबिट ऑफ सॉल्विंग CSAT पेपर्स. तो उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए अपनी, और थोड़ा सा अपना इनपुट भी डाल दीजिए. राइट, पढ़ा दीजिए उसमें. अगर आपका कोई डाउट है किसी भी रिगार्डिंग, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in. आप हमें इस ईमेल आईडी पे अपने ईमेल भी लिख सकते हैं, hello@edutap.co.in. That's the email address. You can drop in your queries and we'll be more than happy to help you out. So guys, I'll see you again tomorrow with more such passages, more such sessions, and we'll try to help you out as much as we can. So keep on working hard, keep on giving your best. Thank you for your precious time, for your receptiveness, and I hope this will help you in your endeavors ahead. So God bless you once again. Stay safe, stay healthy. I'll see you again tomorrow, guys. Till then, happy learning to all of you.